ये वापस एक्सप्लेन करोगे, समझ में आया? हम्म। तो पंप वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। कितनी हाइट तक ले जाना था इस भाई साहब को? 40 मीटर। एक पंप, पानी भर रहा है टैंक में, उसकी हाइट दी गई थी 40 मीटर, इसका वॉल्यूम दिया गया था 30 मीटर स्क्वायर, और इसको फुल करने में कितना टाइम लग रहा था? 15 मिनट का टाइम लग रहा था। पानी आप किसी एच हाइट पे ले जा रहे हो, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी उतना ही वर्क हुआ होगा मोटर से। कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी? एम जी एच के बराबर। तो पहले मास निकाल लो। मास कैसे निकालोगे? रो इंटू वॉल्यूम। वाटर डेंसिटी रो, वो स्टैंडर्ड डेटा है, वो नहीं दिया जाएगा, वो आपको याद रखना है। 1000 kg/m3। 1000। वॉल्यूम दिया गया था, टैंक का वॉल्यूम था 30 मीटर क्यूब, मतलब इतना मास यहाँ पर आ गया। तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई? एम जी एच के बराबर। मतलब इतना वर्क हुआ है, मोटर ने किया है। कितने टाइम में किया है? 15 मिनट में। तो पावर कैसे निकालते हैं? वर्क बाय टाइम, या तो एनर्जी बाय टाइम बोल दो, मतलब एम जी एच बाई टी। एम लिख दिया, जी लिख दिया, एच लिख दिया। टाइम की वैल्यू 15 मिनट थी, सेकंड में कन्वर्ट कर दी। इतना वर्क हो रहा है पर सेकंड, मतलब इतना पावर मोटर डिलीवर कर रही है। अब मोटर की एफिशिएंसी कितनी थी? सिर्फ 30%। मतलब जो इनपुट ले रही है मोटर, जो इनपुट पावर है उसका 30% ही आउटपुट है। ये अपना आउटपुट है। इतना वर्क मोटर कर रही है पर सेकंड। तो जो एनर्जी ले रही है वो तो इससे ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी तो सिर्फ 30% है। तो बस वही अपना एफिशिएंसी का इक्वेशन सीधा अप्लाई कर दो। पी आउट बाय पी इन इंटू 100। आउटपुट मुझे ये चाहिए, ये वैल्यू लिख दो, 2/15 10⁵। पी इन पता करना है, एफिशिएंसी 30 दी गई, 100 ऐसे का ऐसा, तो यहाँ से पी इन निकल आएगा। वो होगा अपना इनपुट पावर, जो हम इलेक्ट्रिक फॉर्म में देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लेड्स ऑफ विंडमिल chips out a circle of area A. If wind flows a velocity v perpendicular to the circle, तो कितना मास पास होगा वहां से, वो पूछ रहे हैं। पहले सिचुएशन को समझते हैं। एक विंडमिल है, ये उसके ब्लेड्स है मान लो। ये उसके ब्लेड्स, ये विंडमिल है। अब एयर कैसे आ रही है? वी स्पीड से आ रही है, परपेंडिकुलर टू द सर्कल। मतलब यहां से हवा चल रही है ऐसे, वी स्पीड से परपेंडिकुलर, सर्कल से परपेंडिकुलर। ठीक है। अब पूछ रहे हैं पहले तो टी टाइम में कितना मास वहां से पास हुआ होगा। मास ऑफ द एयर, कितने मास की एयर वहां से परपेंडिकुलरली पास हो गई। इसका एरिया दिया गया आपको, ए मानना है। क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला ए मानना है हमें, ठीक है। टी टाइम में कितना मास पास होगा, ये पहला क्वेश्चन है। फिर आगे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? अगर हमने मास निकाल लिया तो काइनेटिक एनर्जी निकाल ही सकते हैं, 1/2 mv²। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन। assume that a windmill converts 25% of the wind energy into electrical energy. ये जो विंडमिल है वो इलेक्ट्रिकल विंड से जो एनर्जी मिल रही है 1/2 mv², जो काइनेटिक एनर्जी है विंड की, उसमें से 25% ही कन्वर्ट कर पा रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, कितनी मिल रही है। उसका 25% इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई। 25% मतलब डिवाइड बाय 4 कर दोगे सीधा, सही है ना। उतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी। बट हमें कहीं पे भी टाइम की कुछ बातें नहीं की गई। तो पावर पूछा होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर। पावर का मतलब क्या हो जाएगा? पर सेकंड कितनी एनर्जी मिल रही है। मतलब टाइम की वैल्यू क्या मान लो? एक मान के कर लो, वो आपका पावर हुआ। करे कैलकुलेट। थोड़ा सिचुएशन को समझते हैं वापस। समझो, यहां पर एयर ऐसे आ रही है। टी टाइम में यहां से जो एयर निकली पास होके, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके आगे पहुंच गई होगी, है ना। मान लो यहां तक आ गई वो एयर। तो इतना सिलेंडर आपको मिल रहा है पूरा, देखो।
टी टाइम एयर को दो तो वो एयर कितना चली होगी, इतना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एयर इज इक्वल टू वी टी, स्पीड इनटू टाइम। एयर की स्पीड थी v, आपने उसको टी टाइम दिया तो एयर कितना चल गई, वी टी। तो यहां तक पहुंच गई, तो कितना मास यहां से पास हुआ, जितना मास इस सिलेंडर में है उतने मास की एयर वहां से पास हुई है। समझ में आया? समझो क्या हो रहा है। जैसे यहीं पर ये विंडमिल के ब्लेड्स है, ऐसे मान लो ये वाले, और एयर ऐसे आ रही थी परपेंडिकुलरली v स्पीड से। तो जो एयर यहां पर पहुंची टी इक्वल टू जीरो टाइम पर, जस्ट यहां पर पहुंची है वो एयर, एयर मॉलिक्यूल यहां पर पहुंचे हैं। अगर आप उसे टी टाइम दोगे तो वो थोड़ा और आगे बढ़ गए। अब साइड भी देख लो, जीरो टाइम पर जो यहां पहुंचे थे वो सब लोग टी टाइम में कितना कवर कर चुके होंगे, वीटी, यहां तक पहुंच गए। समझ में आया? तो इतना सिलेंडर भर गया पूरा हवा से। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप आपको दिख रहा है उसका उसमें कितनी एयर आएगी वो मास पूछ रहा है। तो मास कहां से हम निकाल पाएंगे, रो इंटू वॉल्यूम। तो इतने सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम के लिए ये एरिया आपको दिया गया था ए, और ये लेंथ कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम, वो वॉल्यूम हो गया। समझ में आया? इतने पोर्शन को अलग से बना लो। ये हुआ, देख ऐसा एक सिलेंडर बन रहा है। जो एयर मॉलिक्यूल्स यहां पहुंचे थे जीरो टाइम पर, नहीं, जो एयर मॉलिक्यूल्स यहां पहुंचे थे टी जीरो टाइम पर, वो सब लोग टी टाइम में यहां तक आ गए। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इन लोगों ने, वीटी। और ये एरिया कितना दिया गया था आपको, ए। तो ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ, एरिया इंटू लेंथ के बराबर। मतलब ये वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू वीटी के बराबर, ठीक है। एयर डेंसिटी रो मान लो, एयर डेंसिटी रो। तो कितना मास एयर का इस सिलेंडर में है, तो मास क्या लिखोगे, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, ए वी टी, इतना मास। समझ में आया? इतने मास की एयर वहां से पास हो चुकी है टी टाइम में। तो इतने एयर के पास, ये आपका ए हो गया। बी, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई थी, वो क्या होगी बच्चा, 1/2 mv²। मास कितना है, ये रहा, रो ए वी टी इंटू v², क्या हो गया, 1/2 रो ए v³ इंटू टी। ये काइनेटिक एनर्जी है। टी टाइम में इतनी काइनेटिक एनर्जी मिली है, बट कन्वर्ट कितना हो रही है उसमें से, सिर्फ 25%। किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वापस एक्सप्लेन करूं? हम्म, हाँ, कौन सा, कौन सा होता है, πr² एच, तो πr² एरिया तो है, और एच तेरी लेंथ है यहाँ पर। मैं तो सिलेंडर के वॉल्यूम का जो एरिया बोल रहा है, सॉरी इक्वेशन जो बोल रहा है πr² है, ये πr² क्या है, एरिया, और एच क्या है, तो मैंने एच को लेंथ लिखा है, एरिया ए दिया है, तो दिक्कत क्या है इसमें। अगर यहाँ पर डायरेक्ट एरिया ना देते और वो लोग मुझे कहते कि सर आपको रेडियस लेनी है ए, तो मैं क्या लिखता, तो मैं लिखता वॉल्यूम इज इक्वल टू अगेन एरिया इंटू लेंथ। एरिया में क्या ले लेता, πr², लेंथ में क्या लिख देता, वेलोसिटी इंटू टाइम। एक ही तो है, अलग थोड़ी है। सो इतनी काइनेटिक एनर्जी है टी टाइम। अब ये विंड मिल जो एनर्जी मिली है उसमें से कितने परसेंटेज कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में कितना परसेंट कन्वर्ट कर हो रहा है, 25%। चलो, अच्छा डिवाइड बाय टाइम कर दूं तो वो पावर हो जाएगा, ये तो एनर्जी है। डिवाइड बाय टाइम मार दो तो वो क्या हो गया, पावर का मतलब ही तो यही होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर क्या हो गया, 1/2 रो ए v³
डिवाइड बाय टाइम मार दो तो ये पावर हो गया। इतना पावर आ रहा है, बट फाइनली वो कन्वर्ट कितना कर पा रही है? सिर्फ 25%। तो जो हमें आउटपुट मिलने वाला है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिक पावर कह दो, वो कितना है? 25% ऑफ पावर जो वहां पर मिला। पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, जितनी एनर्जी आ रही है यूनिट टाइम में उसमें से 25% ही कन्वर्ट हो पा रही इलेक्ट्रिक में। 25% पी 1/2 रो ए वी क्यूब, ये हो गया 1/4 1/2 रो ए वी क्यूब। तो सबकी वैल्यू दी गई है, ये रही। एरिया दिया है 30 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी दी है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लो, 36 × 5/18, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में रो दिया गया, सारी वैल्यू प्लेस कर लो। 1/4 1/2 रो की वैल्यू 1.2, एरिया की वैल्यू 30, वेलोसिटी 10, 10 का कर लो क्यूब। ये हो गया अपना पावर फाइनली जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में हमें मिला, इतने वॉट। आया समझ में? क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन हटा दूं मैं? हम्म। क्या? हाँ चल ही रही है ना यार। हाँ तो एयर की वजह से ही चली है। कहाँ चलानी है? ग्राउंड पे तो नहीं चलानी ना। एयर ऐसे आ रही है, जैसे ये फैन है ना तेरा, ऐसे रख दे तो तेरे विंड मिल बन गई। हवा आ रही है, हवा के कारण ये ब्लेड्स रोटेट हो रही है। तो रोटेट हो रही है ब्लेड्स, तो काइनेटिक एनर्जी मिली है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है उसमें से हम इलेक्ट्रिक में कितनी कन्वर्ट कर पा रहे हैं? सिर्फ 25%। ये है सिचुएशन, समझा? हम्म। ब्लेड्स को बैंड करके रखते हैं, तो एयर प्रेशर से फोर्स जनरेट होता है जिसके कारण टॉर्क लगता है, उस टॉर्क के कारण ये घूमता है। तूने वो पंखे नहीं देखे, वो खिलौनों वाले, मतलब जो प्लास्टिक से बनता है, ऐसे खड़े रख दो, हवा आ रही। तो साइकिल पे लगाते ना, जब तू छोटा था साइकिल पे लगा दिया और साइकिल चला रहा है तो वो घूमता रहता है बेचारा। चक्री बोलते हैं उसे। वो मेले में मिलती है वो चली, वो कहाँ से चली? उसके चलने के लिए एनर्जी आई, वो आई कहाँ से? विंड एनर्जी तो उसको मिली है। चलो, a family uses 8 kilowatt of power। पहला ए कह रहे डायरेक्ट solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 200 watt per square meter if 20 percentage of this energy can be converted to useful electrical energy. How large an area is needed to supply 8 kilowatt?
दोनों में मैंने थोड़ी लैंग्वेज इसलिए लिखी क्योंकि क्वेश्चन आसान है, लैंग्वेज समझने में गड़बड़ होती है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये आंसर आ गया था। ठीक। क्या सिलेंडर बनाया तूने? पहले जहां पंखा लगा था वहां से स्टार्ट होगा, आगे से कैसे स्टार्ट हो गया था वो? आगे से स्टार्ट हो रहा है, पीछे तक चल रहा है। अच्छा, पंखा ही आगे लगाया है हवा में, बिना किसी सपोर्ट के। सही है। इस क्वेश्चन को मैं जरा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। क्या कह रहा है? एक फैमिली है, उसको इतनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी इतनी चाहिए घर में, ठीक है? 8 किलोवाट एनर्जी, मतलब ये 8 किलोवाट में एनर्जी वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, उसका मतलब समझ लो मैं पर सेकंड बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? इतना पावर चाहिए इन शॉर्ट, चलो इलेक्ट्रिक पावर। अब सोलर एनर्जी से हम इस घर को चलाने की बात कर रहे हैं। लाइट कैसे आ रही है? हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस, मतलब ऐसा मान ये घर था अपना, ये तेरा घर है। लाइट कैसे आ रही है? सोलर लाइट, डायरेक्ट सोलर लाइट, सीधी जो सोलर लाइट आ रही है यहां से, ऐसे बना लो, ऐसे लाइट आ रही है, उसका रेट दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर। ये एरिया तो बड़ा होगा ना? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में पर सेकंड इतनी एनर्जी आ रही है, 200 जूल। वॉट का मतलब जूल पर सेकंड हुआ ना यार। क्या दिया है? जो एनर्जी आ रही है ना उसके लिए इंफॉर्मेशन लिखी है। पी इंसिडेंट मान लो, इंसिडेंट पावर कितना है? 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम यहां पर ऐसे में कर दूं, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया मान ले, ये वाला कितना एरिया? 1 मीटर स्क्वायर। ये कितना एरिया लिया मैंने? 1 मीटर स्क्वायर। तो इस पे जो पावर आ रहा है पी इंसिडेंट, वो कितना है? वो है 200 वॉट। 1 मीटर स्क्वायर में उतना आ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वो आपको सोलर एनर्जी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो आपने सोलर पैनल ऊपर लगा दी, उसकी भी कुछ एफिशिएंसी थी। कितनी थी? 20%। जितनी एनर्जी उसके ऊपर आ रही है उसमें से 20% कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, इसका 20% ही किसमें कन्वर्ट कर पा रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी आ रही थी? पर सेकंड आ रही थी 200 वॉट, 200 जूल पर सेकंड। उसका 20% कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक में, तो 200 का 20% कितना होगा? ये इंसिडेंट पावर है। अब पी इलेक्ट्रिक कितना होगा बताओ, जो कन्वर्ट हो रहा है, जो यूजफुल है? इसका सिर्फ 20%। 20% ऑफ पी इंसिडेंट कितना हुआ? 40 हुआ कि नहीं हुआ? 40 वॉट पर मीटर स्क्वायर बात हो रही है, ये याद रहे। देख बात क्या कैसे हो रही है? पर मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट एरिया हमें कितनी एनर्जी दे सकता है? 40 जूल पर सेकंड दे सकता है। ठीक है, चाहिए कितनी? रिक्वायरमेंट तो इतनी है, तो बोलो कितनी बड़ी पैनल लगानी पड़ेगी? यही तो पूछ रहे हैं, एरिया कितना चाहिए होगा? यूनिट एरिया से इतना मिल रहा है, चाहिए इतना, तो एरिया कितना लगेगा? रिक्वायरमेंट कितनी? अब सीधा लॉजिक ये लगा दो, 40 वॉट हमें मिल रही है 1 मीटर स्क्वायर से, तो 8000 वॉट के लिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? बस सिंपल। कितना एरिया आ गया? 4/40।
200 मीटर स्क्वायर का एरिया लगेगा। तो सोलर पैनल अपने इतने एरिया में फैली हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। तब जाके हमें इतनी एनर्जी मिल सकती है। एफिशिएंसी वाला एक आध क्वेश्चन और लूं क्या, लेकिन वो पावर का नहीं है, एफिशिएंसी की टर्म है बस उसमें। बोलो। एक एक क्वेश्चन लिखता हूँ बस। क्वेश्चन वापस समझते हैं। एक पर्सन है, वेट लूज करने की ट्राई कर रहा है, 10 kg वेट को वो लिफ्ट कर रहा है, कितनी बार? 1000 बार। मतलब एक्सरसाइज चल रही है, मास कितना उठाया हुआ है, 10 kg, उसको लिफ्ट कर रहे हैं कितनी बार? 1000 बार। और हर बार कितने हाइट तक ले जा रहे हैं? 0.5 मीटर। मतलब मास लिया 0.5 मीटर ऊपर, वापस नीचे, वापस 0.5 मीटर ऊपर, नीचे, वापस 0.5 मीटर ऊपर, नीचे। ऐसा हम कितनी बार कर रहे हैं रिपीटेडली? 1000 बार किया, ठीक है। तो कुछ एनर्जी हमने लूज की होगी अपनी। मतलब ब्लॉक को जब आप ऊपर ले जा रहे हो तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी आप इंक्रीज कर रहे हो। एच हाइट ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ब्लॉक की? mgh। वो एनर्जी आई कहां से? आपने अपनी एनर्जी दी उसे, आपने वर्क किया ब्लॉक के ऊपर, तो वर्क की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ब्लॉक को एक बार अगर आप ऊपर ले जाओगे तो कितना वर्क करोगे? mgh के बराबर। ऐसा कितनी बार ले जा रहे हो आप? 1000 बार। तो टोटल वर्क आपने कितना किया? 1000 टाइम्स mgh।
मतलब आपकी एनर्जी कितनी कम हुई, मतलब आपने कितनी एनर्जी डाली उसमें, उतना वर्क हुआ है ना यार। बस पहला क्वेश्चन तो वही है, कितना वर्क करना पड़ा। तो लो पहला तो सॉल्व हुई क्या, वर्क कितना करना पड़ेगा, 1000 बार mgh के बराबर, इतना वर्क करना पड़ेगा उठाने के लिए। चलो पहले तो ये कैलकुलेट करो। 10⁻³ मास कितना है 10, जी की वैल्यू भी 10 ले लो, हाइट कितनी है 0.5, 1/2, ये कितना हो गया 5, 500 सॉरी 50 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, ऐसा ही है। चलो इतना वर्क हुआ है अगेंस्ट ग्रेविटी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी मिली है वो उतना वर्क हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा हम वर्क कर रहे हैं मतलब फैट बर्न हो रही है, फैट कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है 3.8 इंटू 10⁻7 जूल एनर्जी पर केजी। कितने जूल एनर्जी पर केजी, मतलब 1 kg फैट बर्न होने से इतने जूल एनर्जी मिल सकती है। 1 kg से कितनी मिल सकती है, 1 kg फैट अगर बर्न होगी तो इतनी एनर्जी मिलेगी 3.8 इंटू 10⁻7 जूल। और एफिशिएंसी भी दी गई है कि जो फैट बर्न होगी उसमें से 20% ही मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। 1 kg फैट जितनी एनर्जी जनरेट कर सकती है उसमें से 20% ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो पहले तो वो निकाल लो कि 1 kg इतनी देगी, उसका 20% कितना हो रहा है, पहले वो निकाल लो। उतनी एनर्जी हमें मिलने वाली है, उतनी एनर्जी का कन्वर्जन हो सकता है मैकेनिकल में। हमने टोटल काम कितना किया हुआ है, इतना बताना है कि कितना फैट बर्न हुआ होगा। क्वेश्चन समझ में आया, सेकंड क्वेश्चन। 1 kg फैट अगर बर्न होगा तो इतनी एनर्जी मिल सकती है 1 kg फैट से, बट बॉडी की एफिशिएंसी कितनी है, सिर्फ 20%। 20% ही वर्क हो सकता है, वर्क तो आपको इतना करना ही करना है। वो आएगा कहां से, फैट बर्न होने से, फैट बर्न हुआ कुछ, उसका 20% इतना होना चाहिए। कुछ केजी फैट बर्न हुआ होगा, उसने कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करी, उसमें से 20% जो एनर्जी है वो ये है, उसका 20% ही वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। हम्म, तो पूछ रहे हैं कितने किलो फैट बर्न हुआ है। ठीक है, पहले इसका 20% निकाल लो। ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड के लिए हम बात कर रहे हैं, एनर्जी पर केजी आपको कितने मिलने वाली है, तो वो मिलने वाली है 20% ऑफ ये 3.8 इंटू 10⁻7, मतलब ये कितना हो गया 20/100, 3.8 इंटू 10⁻7, 3.8 इंटू 2 7.6, 10⁻, ये लड्डू गया ये ऊपर आ गया 10⁻6 जूल पर केजी। ठीक है, 20% मैंने कन्वर्ट कर लिया, और मुझे टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी। 1 kg से मुझे इतनी मिल रही है, 1 kg बर्न होने से इतनी एनर्जी जनरेट हो सकती है, बट उसकी 20% ही मेरे लिए यूजफुल है। तो मैंने पहले वो निकाल लिया कि 20% से मुझे कितनी मिलने वाली है, तो मुझे ये मिलेगी। 1 kg फैट बर्न भले ही होगी बट मुझे तो इतनी मिलेगी काम करने के लिए। तो मुझे टोटल काम कितना करना है, इतने जूल। तो बस निकालो कितने केजी, इतने जूल मिल रही है आपको 7.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 kg से। आपको चाहिए कितनी, तो बोलो कितना मास अब बर्न करोगे। हाँ वही तो करना है, तो ऐसे बता रहा हूं मैं, आंसर बताओ। लगभग कितना आ रहा है, 6 इंटू 10⁻³ अप्रोक्सीमेटली
-3 में आएगा, मतलब लगभग लगभग ये 6 ग्राम है। ये 6G नहीं है, 6 ग्राम लिखा है मैंने। गुरुजी ये 6G नहीं है, 6 ग्राम लिखा हुआ है। 1000 बार एक्सरसाइज करने से सिर्फ 6 ग्राम कम हुआ यार। क्यों कर रही है एक्सरसाइज, बंद करो। रिपीट। पहले यहां तक ठीक है। ये क्या लिखा है? फैट विल बी बर्न्ड। या तो लिख दो सिंपल शब्दों में, वेट लॉस कितना हुआ है। कैलकुलेशन क्या कैसे करी हमने, वो समझ में आया क्या? इसमें डाउट है? ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इतने परसेंटेज कन्वर्ट हो रहा है, इतने परसेंटेज एफिशिएंसी है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है।